हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कहानियाँ। तो आज फिर एक नई कहानी की एक्सप्लेनेशन लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ, जिसे शुरू करने से पहले एक छोटा सा नज्म पेश करना चाहूँगी। एक बार जंगल में हो रहा था चुनाव, बात फैल गई शहर से गांव गांव। एक बार हो रहा था जंगल में चुनाव, चुनाव में उठे थे इस बार 3 नेता, बंदर, लोमड़ी और समझदार तोता। लोमड़ी का दल भर रहा था हुंकार, अपने मूंछों पर ताव दे रहा था वानर राज। तो आज की कहानी का टाइटल है रूल्ड और मिसरूल्ड, स्टोरी एंड डेस्टिनी ऑफ बिहार। यह कहानी के लेखक हैं संतोष सिंह। हमारे लेखक की बात करें तो इन्होंने बतौर एडिटर जाने माने इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए काम किया है। इन्होंने बिहार पॉलिटिक्स पे भी काफी सारे बुक्स को लिखा है, जिनमें से यह किताब उनकी एक प्रसिद्ध किताबों में से है। इन्हें जर्नलिज्म के दुनिया में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो बढ़ते हैं इनकी लिखी किताब पर। बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मुद्दा रहा है हमेशा से, बिहार स्टेट और बाहर स्टेट्स के लिए भी। यहाँ तक कि ये विदेश में भी बिहार की राजनीति हमेशा चर्चे में रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार के लोगों को यह राजनीति का खेल बहुत पसंद है और वह इसका मजा भी लेते हैं, पर ज्यादातर यह मुख्य तौर पर लोगों का नुकसान ही करती है। लालू प्रसाद यादव इस बिहार राजनीतिक खेल के एक सबसे बड़े अभिनायक रह चुके हैं, जिन्होंने अपने तौर तरीके और कारनामों से देश विदेश हर जगह नाम कमाया है। पर ऐसी राजनीति की अपनी एक उम्र होती है। नीतीश कुमार के आने के बाद लालू के जोकर जैसे हरकतों से लोगों को ठहराव मिला और स्टेट की तरक्की और लोगों पर ध्यान भी गया। आज बिहार जातिवाद और तरक्की के मध्य स्तर पर खड़ा है। कांग्रेस ने जहां जातिवाद का खेल खेला और स्टेट में बस ऊपर जाति के लोगों और ब्राह्मण पे ध्यान दिया, तब लालू लोगों का मसीहा बनकर सामने आया और फिर नीतीश ने आकर सब में समानता और तरक्की लाने की नई दिशा और भावनाएं जताई। लोगों को नाम, जातिवाद यह सब दिखाकर एक इलेक्शन तो जीता जा सकता है, पर भूखों का पेट नहीं भरा जा सकता। 2014 का इलेक्शन बिहार की राजनीति में एक मुख्य इलेक्शन में माना जाता है, जहां पहली बार एक देश के प्रधानमंत्री और स्टेट के मुख्यमंत्री आमने सामने आकर एक स्टेट की सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे लड़ रहे थे। और नेताओं में से रामविलास पासवान है, जो देश के दलित अनुप्रतीक बनने की क्षमता रखते थे, पर उनका ऐश और आराम के लिए प्यार सत्ते के सफर में ज्यादा चल नहीं पाया। फिर जीताराम मांझी है, जो महादलित का भरोसा जीत कर बदलाव ला सकते थे, पर वो भी इस सफर में ज्यादा वक्त तक रह नहीं पाए। लेखक ने इस किताब को सारे खोज और असली गवाहों और बयान पर लिखा है। वैसे तो 1946 से 1990 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ही ज्यादातर वक्त बिहार पर राज किया है। बीच बीच में दूसरी पार्टी के नेता भी आए और चले गए, पर कांग्रेस की इस महापकड़ को बिहार से कोई नहीं हटा पा रहा था 1990 तक। 10 मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव का चुनाव हुआ, जिसने इस कांग्रेस राज को बिहार से गिराने में सफलता हासिल की थी। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी, उन्होंने बिहार के पिछड़े जाति और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए कभी भी कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने बिहार पे राज तो किया, पर बिहार की परिस्थितियों सुधारने पर कभी वक्त नहीं दिया। कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के प्रतीक थे। KB शाह, जिन्होंने कांग्रेस के तरफ से बिहार में 1963 से लेकर 1967 से मंत्री की गद्दी संभाली थी, उनका बैंक बैलेंस ₹600 से 6 लाख तक बढ़ गया था। उनके कार्यकाल में उन्होंने जमीन और घर के रूप में भी काफी संपत्ति बना लिया था। यह सारे नेता वोट मांगने के अलावा कभी बिहार की धरती पर कदम भी नहीं रखते थे। 1989 में बिहार में हिंदू मुस्लिम के बीच जातिवाद की लड़ाई हो गई थी। इसमें करीब 1000 लोगों की मौत हो गई। पूरे गांव को खाली कर दिया गया था, पर फिर भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उस पार्टी ने ना तो लोगों की मदद की, ना ही शांति लाने कोई कदम उठाया। वो पिछड़े हुए लोग मुस्लिमों में उठ रहे भावना को समझने में असफल रहे और यही उसके गिरने की वजह और लालू के उठने का कारण बन गया। लालू प्रसाद का जन्म
गोपालगंज की पुलवरिया गांव में हुआ था। बचपन से उन्हें लोहा सिंह नामक एक रेडियो ड्रामा सुनने का बहुत शौक था। जाने अनजाने में यह वही ड्रामा था जो उनके भाषण देने सीखने की कला में निपुणता हासिल करने वाला गुरु बनने लगा था। वह इस ड्रामा के कविताओं को याद कर अपने ठेठ अंदाज में बड़ों के आगे सुनाता। लालू जब 6 से 7 साल की उम्र के थे तभी उनके एक पड़ोसी ने उनके अंदर की तेज को पहचानते हुए उसके माता पिताजी से उन्हें पटना जाकर पढ़ाई करने का सुझाव दिया। वह नहीं चाहते थे कि लालू के अंदर की तेज और काबिलियत यूं ही व्यर्थ हो जाए। लालू बचपन से अपने गुरुजनों के बीच लोकप्रिय था और हमेशा से उनमें नेता बनने की काबिलियत थी। अपने छोटे से उम्र में ही जब बच्चे अपने पढ़ाई के बाद अपनी गाय भैंस चढ़ाते थे तब से लालू दूसरे लड़कों से अपने जानवरों को चरवाता और खुद बस गांव के लड़कों से बातें करने में अपना वक्त देता था। उन्हें बारिश के दिन अपने गांव की सड़क मिट्टी से भर जाने की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं थी और बचपन से वह कहते थे वो जब बड़े होकर राजा बनेंगे वह इस गांव में रोड बनवा देंगे। उन्हें क्या पता था बचपन की मासूमियत और अनजाने में निकले शब्द एक दिन सच होने वाले थे और एक दिन वह बिहार पर राज करने वाले थे। पटना के स्कूल में उनका दाखिला हो गया था। वो पढ़ने में माध्यम वर्ग के ही स्टूडेंट थे पर उनके ठेठ भोजपुरी और गांव से जुड़ाव के लिए वो अपने दोस्तों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनके अंदर का नेता हर वक्त झलकने का मौका नहीं छोड़ता था और वो आगे की स्थान ग्रहण करने में हमेशा कामयाब होते थे। लालू को हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। कभी भी कोई भी खेल में अगर उन्हें लगता वो हारने वाले हैं तो वो सामने वाले से जानबूझकर लड़ाई कर उस खेल को वही खत्म कर देते थे। लालू के बड़े भाई को उनके लिए एक सरकारी नौकरी चाहिए थी पर लालू के अंदर का नेता उनके दिलचस्पी, आंदोलन और प्रदर्शन की तरफ उन्हें खींचता रहता था। वो कोई भी समारोह में लोहा सिंह के डायलॉग्स पेश करके लोगों की वाहवाही बटोरने का मौका नहीं छोड़ते थे। धीरे धीरे उनके नेता बनने की चाहत और काबिलियत पूरी तरह से बाहर आने लगी थी और 1973 में वो पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। यह साल उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी साल उनकी शादी 18 साल की राबड़ी देवी से हुई थी। उन्हें हमेशा से पता था भीड़ को कैसे खुद की तरफ आकर्षित करना है। वो अपने अतरंगी तरीकों से लोगों की लोकप्रियता और भीड़ को खुद की तरफ आकर्षित करने में हमेशा कामयाब रहते थे। कभी लोगों के बीच झूठी अफवाह फैलाकर कि लालू प्रसाद को गोली लग गई है और उनका निधन हो गया है, या लोगों के बीच जाकर मदद अपने हाथों से पहुंचाकर और खुद की मौजूदगी के जरिए उन्हें सहानुभूति देकर, या कापूरी ठाकुर जैसे बड़े नेता के मौत पर उनके खुद के पिता की मौत हुई हो ऐसा रोने का ढोंग कर हर तरह से लालू को सुर्खियों में रहने की कला बेखूबी से पता थी। जब इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी डिक्लेयर किया था तब MISA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लालू को 2 साल के लिए 1975 से 1977 तक जेल में बिताना पड़ा। 1980 में लालू ने सोनपुर से बतौर MLA अपनी पहली जीत हासिल की थी। महज 29 साल की उम्र में फुलवरिया का राजकुमार ने पार्लियामेंट और बिहार की पॉलिटिक्स के अंदर अपना आगमन कर लिया था। वक्त के साथ अपने उपनाम यानी सरनेम का सही महत्व समझते हुए लालू जान गए थे उन्हें कैसे यादव और मुस्लिम का साथ इकट्ठा करके राजनीति में जीत हासिल करनी होगी और साल 1990 में उन्होंने बिहार के राज्य में बतौर मुख्यमंत्री अपनी पहली जीत हासिल कर ली थी। लालू ने शुरुआत तो अच्छी की थी पर बहुत ही कम समय में कामयाबी उनके सर चढ़ गई। इतने सारे सिक्योरिटी और पुलिस को आगे पीछे घूमना और उनकी बातें सुनना धीरे धीरे उन्हें अपनी ताकत का एहसास दिलाने लगा था। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपने बचपन का वादा पूरा करते हुए अपने गांव फुलवरिया को एक पक्का रोड, अस्पताल, सब स्टेशन, पुलिस चौकी, रेलवे स्टेशन, ब्लॉक का स्टेटस सब कुछ दिलाने में कामयाबी हासिल की। पिछड़े हुए वर्ग से आने की वजह से उनको खुद को देश का भाषा बोलने वाला, पिछड़े लोगों और एक लौकिक नेता जो हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लेकर चलता हो, इस रूप में खुद को दिखाने में अच्छी कामयाबी हासिल कर ली थी। उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय हासिल करने वाला मसीहा बताने में भी कामयाबी हासिल कर ली थी।
जब लालू की पहली रिव्यू मीटिंग थी संजय गांधी बायोलॉजिकल गार्डन यानी पटना जू में, उन्होंने पूरे मीटिंग के दौरान अपने मुंह पर एक सादा रुमाल रख रखा था। वह इस रुमाल के पीछे अपनी मुस्कुराहट और अपने ऊपर गर्व को छुपा रहे थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था इतने लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। उन्हें पूरे मीटिंग के दौरान बस ठीक है शब्द का इस्तेमाल किया। यह पहली बार था जब वह शासन को पहली बार समझ रहे थे। उन्होंने कभी भी खुद की सुरक्षा, मुख्यमंत्री के लिए बने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल पे ज्यादा जोर नहीं दिया। गरीब और पिछड़े को गले लगाने की वजह से उनके कपड़े में सल ना पड़ जाए, उन्हें इस बात की कभी डर नहीं थी। वो लोगों का दिल जीतना और सुर्खियों में रहने, इन सब का महत्व समझते थे और उस अनुसार अपने हर कदम लेते थे। एक बार दिल्ली से लौटते वक्त उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी रुकवाकर एक डोम के घर जाकर उससे मिलने का मन बना लिया। उन्होंने वहां जाकर उसे गले लगाया। वो लोगों को बता देना चाहते थे वो लोगों के बीच से आए हैं और वो लोगों के पास जाना चाहते हैं। कांग्रेस ने जनता दल नामक अभियान शुरू किया था, जहां लोग मुख्यमंत्री के पास अपनी तकलीफ लेकर पहुंच सकते हैं। पर यह अभियान बस नाम का ही था, क्योंकि असल में किसी को सीएम के पास तक जानने का मौका नहीं मिलता था। पर लालू ने सही मायने में जनता दल अभियान किया, जहां उनके दरवाजे हमेशा पिछड़े हुए लोगों के लिए खुले थे। कभी एक गरीब महिला आकर अपने शराबी पति की हरकतें बताती या एक दिव्यांग व्यक्ति आकर उनसे नौकरी की मांग कर सकता था। वह खुद के पास से साबुन और कपड़े लाकर दलितों को नहलवाते और साफ कपड़ा पहनाते थे। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, जहां गरीब गाय और भैंस चराने वाले अपने जानवर को अपने साथ इस विद्यालय में ले जाकर चरने छोड़ देते और खुद पढ़ाई कर सकते थे। उन्होंने लोगों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया और लोगों को बस्ता और किताब बांटने लगे। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उन्होंने लोगों के घर बनवा के देने की जगह उन्हें पैसे उनके हाथ में देना शुरू कर दिया, जिसके मदद से पिछड़ी जाति के लोग अपने पसंद के घर बनवाने में कामयाब होने लगे। बाद में नीतीश सरकार ने भी इस अभियान को अपने शासन में अपनाया था। एक बार एक पिछड़ी जाति का ऊपर जाति के व्यक्ति के हाथों मर्डर होने पर लालू ने मर्डर के स्थान पर जाकर अपनी कुर्सी जमा ली। लालू ने मांग किया जब तक उस ऊपर जाति की गिरफ्तारी नहीं होगी वो अपनी कुर्सी छोड़ घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने लोगों के बीच यह आश्वासन फैला दिया था अपने नीचे वर्ग के लोगों की परेशानी सुनी जाएगी, पुलिस उनके भी एफआईआर को दर्ज करेंगे। लालू ने पाम ट्री और फिशरमैन के होने वाले नीलामी को फ्री करवाया, जिसके तहत अब सबके पास समान मौका था कमाई का। उन्होंने आईपीएस डीएन गौतम जैसे लोगों को अपने शासन में दाखिल करते हुए उनके स्टेट में हो रही डकैती, मर्डर ये सब पर रोक लगाने का कदम उठाया। अच्छे काम तो एक जगह थे, पर अगर उन्हें दिल से और हमेशा कर लेने का प्रण लिया जाए तो। लालू ने काम करने में जितनी उत्सुकता और जल्दबाजी दिखाई, उस काम को चलते रहने और आने वाले समय में उसकी जांच पर कोई रुचि नहीं दिखाई। एक नेता का फर्ज होता है वह उनके पास आ रही फाइलों को पढ़े और उस पर अपने नोट्स और राय बनाए, पर लालू ने इन सब चीजों पर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। उन्होंने 1966 के आईएएस ऑफिसर मुकुंद प्रसाद यादव, जो उन्हीं के जाति के थे, उन्हें अपना सेक्रेटरी रख लिया था, जो उनके लिए उनके सारे कार्यकाल के काम करते थे। यहाँ तक कि बतौर मुख्यमंत्री जरूरी फाइल्स को भी साइन करने में लालू जी के हाथों में नहीं बल्कि सीने में दर्द उठ जाता था। वक्त के साथ ताकत का नशा पूरे रूप से लालू के सर चढ़ने लगा था। वह खुद को बिहार का राजा समझने लगा था। लालू अपने साथ के लोगों की या उनके काबिलियत की भी इज्जत नहीं करते थे। हमेशा अपने साथ खैनी बनाने वाले को साथ लेकर चलते, नहीं तो किसी को भी खैनी बनाने कह देते थे। कहीं भी खैनी को थूकते और किसी से भी उसे थूकने का बर्तन को पकड़ने यानी उनके मुंह के पास लाने कह देते थे। लालू ने बहुत कम मुस्लिम राजनीति किया होगा। उन्होंने जो किया वो था एंटी बीजेपी राजनीति। वो खुद को एक लौकिक नेता के रूप में लाना और धर्म निरपेक्ष तौर पर दिखाना चाहते थे।
और इस सफर में उनका एक सबसे बड़ा कदम एल.के. अडवाणी की रथ यात्रा को रोकने का था। उनके इस कदम ने उन्हें रातों रात मुस्लिम का मसीहा बना दिया था और उनके वोट बैलेंस में उत्तम रूप से मुस्लिम यादव का मेल बनाकर एक ना टूटने वाला जोड़ बना दिया था। ये एक ऐसा कदम था जिसकी डिंग हाँकने में लालू जी कभी पीछे नहीं हटे। यह कदम उनकी राजनीति में एक बड़ी खासियत है जो उन्हें कांग्रेस और बीजेपी दोनों से अलग करती है। एल.के. अडवाणी ने सितंबर 1990 में बीजेपी के पार्टी और मेंबर्स की मदद से एक सोची समझी पॉलिटिकल और धार्मिक राम रथ यात्रा की शुरुआत की सोमनाथ से। अडवाणी के संगठन का मानना था राम जन्म भूमि पर बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाने के मांग और चाहत हर हिंदू के अंदर है और वह इसके लिए तड़प रहे हैं। अडवाणी ने अपनी किताब माई जर्नी माई लाइफ में यह लिखा भी है कि राम जन्मभूमि पे हिंदू का हक है और हमारे मुस्लिम भाई को खुद आगे आकर बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने देना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे, पर मुस्लिम के लिए उनके धर्म से उलझने की बात थी। किसी भी मुस्लिम को यह यात्रा बिल्कुल पसंद नहीं थी और यह यात्रा को रोकने का मतलब उन मुस्लिमों का दिल जीतना था। और सही वक्त पर अपने ताकत का इस्तेमाल करके लालू ने उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मदद से इस राम यात्रा को रोककर अडवाणी को अरेस्ट करवाया। लालू जी ने पूरा इंतजाम कर लिया था ताकि अडवाणी का अरेस्ट शांति से और सुरक्षा पूर्वक हो पाए और किसी भी तरह का सांप्रदायिक हिंसा ना हो। सब सोचे समझे तरीके से किया गया था और इसका फायदा आने वाली कई इलेक्शंस में लालू जी को मिला। 1989 में भागलपुर राइट्स के बाद मुस्लिम जिनका भरोसा पूरी तरह से कांग्रेस पर उठ गया था, उन्हें अपना नया मसीहा मिल गया था। लालू ने अपने शासन में यह सुनिश्चित किया था कि कोई भी तरह का सांप्रदायिक हिंसा ना हो। इस शांति को बनाए रखने के लिए वह तुरंत कदम उठाते थे। उन्होंने 11 यूनिवर्सिटीज में यानी हर एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर को शामिल किया। उन्होंने 28 मुस्लिम लीडर को अपने पार्टी का टिकट दिया, जिनमें से 8 ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के थे। भले ही भागलपुर राइट्स के मुस्लिम शहीदों को इंसाफ दिलाना हो या उनकी सहायता के लिए कुछ करना हो, यह सब नीतीश ने लालू से बेहतर किया है। पर लालू जी ने अपने कामों और लौकिक नेता होने का डंका खूब बजाया। उन्होंने कुछ बड़े मुस्लिम चेहरे जैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन और मां फातिमा को अपने पार्टी का टिकट दिया था, पर यह उनके खुद के मुस्लिम वोट बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी था। एक बार लालू देवरिया यूपी से उनके एक पार्टी लीडर जयप्रकाश नारायण के साथ वापस कार से आ रहे थे। वह उनसे सरकार और राजनीति के अलावा दुनिया भर की सारी बातें करते अपनी मस्ती में अच्छे रोड का मजा लेते हुए आ रहे थे। पर जैसे ही वह बिहार के अंदर घुसे, उन्हें टूटे फूटे रास्तों का सामना करना पड़ा और वह इन रास्तों का सही नहीं होने का पूरा जिम्मा अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर इलियास हुसैन पे डाल दिए। खुद तो उन्होंने कभी किसी तरह की स्टेट तरक्की के लिए नहीं सोचा और अपने मिनिस्टर्स को हमेशा बलि का बकरा बनाते रहे। राबड़ी देवी के रूल में साल 2000 से 2002 तक एक भी पैसा सड़कों या सड़कों के सुधारने में खर्च नहीं किया गया था। लालू अपने लोग से कहते, पहले हमें दलित को उनका हक दिलाना होगा, बाद में सड़क बनाएंगे। और ऐसे भी उनके स्टेट के लोगों के पास पैसा ही कहाँ था जो वो गाड़ी खरीद सके, तो रोड का वो लोग करते भी क्या। लालू के सरकार के अंदर गुंडा राज, जंगल राज, बस इस सब की उन्नति हुई। बाकी तो कोई चीज में राज्य में किसी तरह का सुधार नहीं आया। यादव को हर क्षेत्र में बढ़ाने के चक्कर में हर क्षेत्र को बुरी तरह से पिछाड़ा गया, चाहे वह कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट हो, पढ़ाई हो, यहाँ तक कि पुलिस की नौकरी हो। सब कुछ जाति और उपनाम देखकर ही होता था। जब पूरे देश का जीडीपी बढ़ रहा था, लालू के राज्य में किडनैपिंग बढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, आज की एक्सप्लेनेशन को मैं यहीं एंड करना चाहूंगी। मैं जल्दी इसके सेकंड पार्ट के साथ आऊंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।